हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु दीक्षा। जैसा कि आपको पता है कि हम ग्रुप डी के लिए साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं। ठीक है, उसमें हम 20 क्वेश्चंस हम करा चुके हैं। बाकी की सीरीज़ हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ये पार्ट 3 होगा हमारी सीरीज़ का, और इसमें हम ओनली क्वेश्चन आंसर करेंगे। ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। ग्रुप डी के पेपर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, चल रहे हैं ग्रुप डी के पेपर। बहुत से बच्चों के पेपर 2 दिन में है, 3 दिन में है। तो जैसा कि कमेंट किया है हमारे पास, तो हम इसमें क्वेश्चन आंसर ओनली कराएंगे। डिटेल में वीडियो देखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम अलग से वीडियो डाल देंगे। लेकिन ये सीरीज़ हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करानी है, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जैसा कि इसमें है कि 1 किलोग्राम की राशि का वज़न कितना। 1 किलोग्राम की राशि का जो वज़न होता है, वेट होता है, मैं पहले बता चुका हूँ वेट और उसमें डिफरेंस क्या होता है मास में। तो 1 किलोग्राम की राशि का वज़न कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। इसका आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलेंगे हम 22 की तरफ। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, तो इसका गुणनफल होता है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क इसका गुणनफल होता है। आगे चलेंगे। एक बीकर में पानी व बर्फ तैर रही हैं। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल कैसा रहेगा। तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा, क्योंकि जो उनका आयतन होता है वो सेम होता है। तो बीकर में जो पानी का तल है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं हम। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि इसका रीज़न बताएंगे आप, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होता है अधिक, ये दिया है आपका, दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, दाब जब बढ़ता है तो बर्फ़ का जो गलनांक मतलब वो वह पॉइंट जिस पर बर्फ़ जो है पिघलना शुरू कर देती है, तो गलनांक क्या होता है वो घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 25 की तरफ हम चलेंगे, 25 की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं होती है। पहला है चली हुई गोली, दूसरा बहता हुआ पानी, ये भी मोशन है, ये भी मोशन है, चलता थोड़ा मोशन है। खिंचा हुआ धनुष मोशन नहीं है, तो इसमें जो क्या होगी वो क्या नाम है, गतिज ऊर्जा नहीं होगी। इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी हो जाती तब उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है। मतलब जब किसी की जो चाल है या वेग है उसे दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा हमारा, जैसे आपको पता है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। मतलब वेग के स्क्वायर का, मतलब वेग का जो होता है, गति का जो होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, गति का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इसकी ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 पे। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। जो साइकिल चलाता है वो मोड़ लेता, कभी भी आपने देखा हो साइकिल चलाए या मोटरसाइकिल चलाए, तो चलाते टाइम क्या होता है, मोड़ जब भी आता है उस पर झुकाव लेता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाएगा। मतलब गुरुत्व केंद्र उसका जो होता है वो आधार के अंदर बना रहा है, जिससे वह गिरने से बच जाएगा। ठीक है, 27 की तरफ चलेंगे। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दूध से क्रीम निकालने में कई बार पूछा गया है, RRB 2005 का है, और ये कई बार पूछा गया है। इस जो अब पेपर चल रहे हैं उनमें भी पूछा गया है एक बार, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे आप। ठीक है, तो इस पर कौन सा बल लगता है, इस पर बल लगता है आपका अपकेंद्र बल। ठीक है, अपकेंद्र, अभिकेंद्र नहीं, अपकेंद्र, सही से ध्यान देंगे, अपकेंद्र बल लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब, मतलब वास्तविक भार से कम प्रत्यक्ष भार, मतलब जैसा अनुभव होता है उसे कि उसका भार कितना हो चुका है। ठीक है, वास्तविक भार से, तो वो कब होता है, वो जब त्वरण के साथ ऊपर जाती है, त्वरण के साथ नीचे आती है, समान गति से ऊपर जाती है, समान गति से नीचे आती है। RRB 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है,
ठीक है, लिफ्ट का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, त्वरण के साथ नीचे आती है। ठीक है, त्वरण के साथ नीचे आती है, आपने भी देखा होगा, लिफ्ट में महसूस करा होगा। ठीक है, जब आप नीचे की तरफ आते तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कितने हल्के हो चुके हैं। ठीक है, नहीं 29 की तरफ चलेंगे हम। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण पता है, उसका कितना भाग जो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है? तो ये आपका है 1/6। ठीक है, अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की जो मात्रा है 12 है, तो ये मान लो जो चंद्रमा पर है वो कितनी है? 2 है, 1/6। ठीक है, 6 से डिवाइड कर देंगे, जितने भी है उसे 6 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। एक एग्जांपल दिया है, 12 नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। इसमें बोला गया वर्षा की बूंदें गोलाकार होते हैं, क्यों होते हैं वर्षा की बूंदें गोलाकार? तो ये होता है पृष्ठ तनाव या सतही तनाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? जो पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति है, इसके अनुपात को क्या बोलते हैं? तो पार्श्व अनुपात इसे बोला जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो इसमें बोला गया है तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है, तो किसके कारण ऊपर उठता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशिका क्रिया। केशिका क्रिया के कारण जो तेल दीप होता है उसमें जो तेल है वो बत्ती के थ्रू ऊपर जाता है। ठीक है, तो केशिका क्रिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 में बात कर लेंगे। तो श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या होती है? वैसे तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्राइस। प्राइस क्या होता है? श्यानता की इकाई होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, इजी है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये RRB 2003 में पूछा गया है। आगे देखते हैं, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपको पता होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 37, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। महान, ये कहाँ के थे आर्किमिडीज? इन बताना है। तो ये कहाँ के थे? ये ग्रीस से थे। कहाँ के थे? ग्रीस से थे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 38 की तरफ। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? मतलब श्रव्य परिसर जहाँ मनुष्य जिसे सुन सकता है वो ध्वनि तरंगे की आवृत्ति क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 39, ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे के बारे में बताना है कि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? लंबवत तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे होती है ध्वनि तरंगे? लंबवत तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है? किस में होती है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ये किस में होती है? इस्पात में या आप मान सकते हैं धातु में। ठीक है, इस्पात में या धातु में ध्वनि की चाल जो होती है वो सर्वाधिक होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि रेल की पटरी पर अगर आप कान लगा के सुनेंगे, रेल आ रही होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर रेल आ रही है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है धातुओं में। ये क्वेश्चन नंबर 40 था, ये आखिरी क्वेश्चन है इस पार्ट का, इस वीडियो का। पार्ट कौन सा था? ये पार्ट 3 था। ठीक है, ऐसे हम बढ़ाते चले जाएंगे, इसे बढ़ाते चले जाएंगे हो सक और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराएंगे, जैसा कि आपको बताया गया है। क्वेश्चन आंसर पर फोकस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता या किसी की भी आपको डिटेल चाहिए या किसी भी की ट्रिक चाहिए किसी भी क्वेश्चन की, तो आप मतलब किसी भी टॉपिक की ट्रिक चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम उस पर ट्रिक बना देंगे, उस पर पूरे चैप्टर की वीडियोस की डाल देंगे, कोई भी टॉपिक की जो समझ में ना आया हो आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।